गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आईसीसी बोर्ड वाले मेरे बच्चों, आप लोगों का 4 मार्च को फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो फिजिक्स की तैयारी हो गई है ना अच्छे तरीके से। फिजिक्स में आप सबों को अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छे नंबर ला करके जो है, अच्छे नंबर अगर आप लोग लाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो जो है सो मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोग अच्छे नंबर से फिजिक्स में पास करो, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को 2024 में जो कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि जो क्वेश्चन जो आएंगे ना, जो क्या बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आईसीसी बोर्ड में, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो आप लोगों को जो है सो एक बता देता हूँ वन शॉट में जो है सो, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि उस टाइप के क्वेश्चंस का जो है ना आप लोग तैयारी करो, ताकि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजी वे में जो है सो आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आपका बेसिक क्या चीज़ है कि कंसेप्ट जो है सो आपका क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वो पता है तो आप जो है सो अच्छे नंबर ला सकोगे, क्योंकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, और प्रिपरेशन अगर उस टाइप से करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखिए, हर चैप्टर का मैं आपको जो है सो बेसिक जो है सो बता देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप लोगों का जो पहला जो चैप्टर है, फोर्स चैप्टर है ना। फोर्स है जिसमें कि हम लोग मोमेंट ऑफ कपल निकालते हैं, कपल मोमेंट फोर्स निकालते हैं, जिसमें कैसा किस टाइप का फोर्स होता है कि अगर कोई बॉडी जो है सो किसी जो है सो सपोर्टिव इस पे जो है सो पाइवोट पे जो है सो फिक्स है, तो जब पाइवोट पे फिक्स है बॉडी, तो उसको अगर हम रोटेट करते हैं तो क्या फोर्स लगता है, उसको हम कैसे जो है सो डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर किसी फिक्स पाइवोट पे अगर बॉडी कोई फिक्स है, अगर उसको रोटेट करोगे आप, तो जो कपल जो जो फोर्स मोमेंट जो होता है, मोमेंट ऑफ जो फोर्स होता है, वो क्या कैसे निकलता है, हमारा कौन सा फॉर्मूला है उस टॉर्क का निकालने का, कि टॉर्क जो निकालना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस से, जितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रही है हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या होता है, मिल जाता है कि क्या टॉर्क लग रहा है। ये जो है इस टाइप की चीजें आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के दरवाजे में जो लगी होती है ना, वो कुंडी जो घुमाने के लिए है कि नहीं, घुमाते हैं हम लोग, उसको रोटेट करते हैं तो वो दरवाजा खुलता है कि नहीं। तो देखिए वो क्या होता है कि वो सब उसी पे बेस्ड जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है, कि क्या टॉर्क लगेगा, टॉर्क का क्या अमाउंट होगा, टॉर्क का वैल्यू निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सो पूछे जाएंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि उसमें उस टाइप के कैसे सवाल, आप कैसे क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो देखिए, ये पहला सवाल मैंने क्या लिया है कि कैलकुलेट कैलकुलेट द रिजल्टेंट टॉर्क फ्रॉम गिवन डायग्राम। यह एक डायग्राम दिया गया है, इसमें जो है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, तो यह फोर्स, इस फोर्स के लगने से कितना टॉर्क जो है सो प्रोड्यूस होगा, वो आपको निकालना है। तो जो टोटल टॉर्क होता है ना, टोटल टॉर्क क्या होता है कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स चाहे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा हो या क्लॉकवाइज लग रहा हो, उन दोनों का जो सम होता है ना, क्लॉकवाइज फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स का जो सम होता है, वही हमें टॉर्क जो है सो उसका मतलब हुआ कि कंप्लीट जो है सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो, यह एक जो है सो ऐसा रिजिड एक ऐसा बॉडी दिया गया है। इस बॉडी को यहाँ पे देखो, ये बीच में सर्कल दिया हुआ है ना, ये ओ पॉइंट दिया हुआ है ना, ओ, यहाँ पे ये पाइवोटेड है, ठीक है। इस पाइवोटेड पॉइंट, ये बॉडी इस पॉइंट से जो है सो पाइवोटेड है, इस पॉइंट से इसको फिक्स किया गया है, हाँ। और यहाँ पे देखो, ए बी सी डी और ये ई, ये जो है सो टोटल 5 टाइप के जो है सो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 80 न्यूटन लिखा है ना, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है। यह जो फोर्स लग रहा है ना, इसका जो डिस्टेंस है इस पाइवोटेड पॉइंट से कितना है, यह 3 मीटर के डिस्टेंस पे, 3 मीटर के। आई बात समझ में। ये वाला देखिए 200 न्यूटन का है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। ये जो है आपका जो ई है वो 50 न्यूटन का फोर्स है 5 मीटर के डिस्टेंस पे। ये 30 न्यूटन है 4 मीटर के डिस्टेंस पे।
ये 20 न्यूटन है 1 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। तो इस तरह का जो आपको फिगर दिया रहेगा ना, उसमें आप सबसे पहले ये देखना कि कोई फोर्स परपेंडिकुलर तो नहीं पड़ रहा है, कोई फोर्स परपेंडिकुलर तो नहीं है। जैसे ये देखिए, ये फोर्स जो है जो 200 न्यूटन का है ना, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में ये परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर होता है ना, उसका जो है सो इफेक्ट जीरो होता है, वो इफेक्ट जीरो होता है, परपेंडिकुलर फोर्स का जो है सो टॉर्क जीरो होता है, ठीक है। तो बाकी के जो फोर्स पड़ रहे हैं उनमें हमें देखना होगा कि कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज है और कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। देखो ये 80 न्यूटन का फोर्स ना, ये देखो कहां से लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स यहां से इधर लग रहा है, ठीक है। तो यह 80 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो ये क्या करेगा, कैसे घुमाएगा इसको, यहां से फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखो ये 80 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे इस पाइवोट पॉइंट पे लगेगा। तो यह फोर्स अगर ऐसे लगेगा तो इसको कैसे घुमाएगा, वो ऐसे घुमाएगा इस तरह से, ये फोर्स इसको इस तरह से घुमाएगा, इस तरह से घुमाएगा, यानी कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। या 80 न्यूटन कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये 200 न्यूटन तो परपेंडिकुलर है तो इसको लेना ही नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो 50 न्यूटन का है ना, ये देखो ये 50 न्यूटन का ऐसे यू लग रहा है, तो यू लग रहा है तो ये कैसे ऐसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, ऐसे इस तरह से, इस तरह से जो घूमेगा, इस तरह से क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से क्लॉकवाइज होता है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब ये देखो, ये देखो, ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है, ये देखो ये जो लग रहा है ऐसे लग रहा है ऐसे, तो यह कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, यूं इस डायरेक्शन में घुमाएगा ऐसे, तो ऐसे घुमाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये देखो ये 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है, यह कैसे घुमाएगा, पाइवोट को यूं ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, यानी इस तरह से जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखना कि कोई परपेंडिकुलर फोर्स तो नहीं लग रहा है, कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उसका इफेक्ट जीरो होता है, वो तो वही हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि एंटी क्लॉकवाइज कितने फोर्स लग रहे हैं और क्लॉकवाइज कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो टॉर्क जो हो जाएगा हमारा, हमें क्या निकालना है, हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है, रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क, ठीक है। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज कितने जो है सो टॉर्क लग रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा वह पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जो होगा ना वह निगेटिव होगा। आई बात समझ में, क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी निगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉक में मैंने क्या बताया था आपको, यह जो 80 न्यूटन का है, 80 न्यूटन का जो है, यह क्या करेगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होता है, टॉर्क F इंटू एस, जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, ये तो ये जो है ना, एक्चुअली ये मिस्टेक है, ये यहाँ पे क्या है, इसका कोई डिस्टेंस नहीं होता, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसका डिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है और फोर्स कितना है, 80 न्यूटन, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है क्या होगा, पहला टॉर्क हमारा होगा, एक फोर्स है आपका 80 न्यूटन का और डिस्टेंस है आपका 3 मीटर, तो 80 इंटू 3 जो है सो आपका हो गया कितना, 240 हो गया है। और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जो था कौन सा था, ये था 20 न्यूटन वाला, 20 न्यूटन फोर्स एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो 20 न्यूटन का फोर्स का जो है सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 1 मीटर है, तो क्या हो जाएगा इसमें 20 इंटू 1 इक्वल टू 20, तो यह जो हो गया कितना 6 और 2 260 जो है सो हो गया 260 न्यूटन मीटर जो हो गया, क्या हो गया आपका, कि टॉर्क हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 260 न्यूटन मीटर हो गया आपका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज निकालिए आप, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या है हमारा, क्लॉकवाइज देखिए ये एक 30 न्यूटन का फोर्स है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है, तो 30 इंटू 4 हो गया, 30 इंटू 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, ठीक है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, तो 30 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 120 हो गया, ठीक है।
दूसरा कौन सा है हमारा, ये है 50 वाला है, 50 न्यूटन, और ये क्या है 5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 ये क्या हो गया 250 हो गया, इसको आप ऐड कीजिएगा तो 370 हो गया। और क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है वह क्या होता है, निगेटिव साइन होता है क्लॉकवाइज का, तो ये क्या हो जाएगा -370 न्यूटन मीटर हो जाएगा। हाँ, और एंटी क्लॉकवाइज मेरा क्या है 260 न्यूटन मीटर। तो टोटल जो है, टोटल टॉर्क, टोटल रिजल्टेंट टॉर्क जो है, टोटल रिजल्टेंट टॉर्क विल बी -370 एंड +260, ठीक है। ये 0 7 से 6 1 110 110, और क्योंकि बड़े वाले का जो है साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, -110। इसका क्या मतलब है, -110 न्यूटन मीटर मेरा जो है सो रिजल्टेंट टॉर्क आया। इसका मतलब क्या है, जो टॉर्क है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। निगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो देखिए -110 न्यूटन मीटर आया ना, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट टॉर्क, जो ये 110 न्यूटन मीटर जो रिजल्टेंट टॉर्क आया, यह क्या है, क्लॉकवाइज है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि जो रिजल्टेंट टॉर्क है, रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू 110 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि हमारा जो है सो वह निगेटिव साइन मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज निगेटिव, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए इसी चैप्टर से एक दूसरे जो है सो टाइप के जो ये जो है चैप्टर्स के जो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ये मीटर स्केल वाले इक्विलिब्रियम वाले जो है प्रॉब्लम, वो किस टाइप के रहते हैं। देखिए कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द मीटर स्केल फ्रॉम गिवन फिगर। यह देखिए यह फिगर दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है क्या कि आप इस मीटर स्केल का जो है सो क्या कीजिए, निकालिए आप इसका वेट क्या होगा, मीटर स्केल का क्या वेट होगा। तो आप इस फिगर को देखिए, यह मीटर स्केल है ना, यानी देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, ये 0 से चालू होता है मीटर स्केल, ये 5 सेंटीमीटर पे जो है सो 40 GF का, 40 ग्राम फोर्स का एक जो है सो लोड जो है सो हैंग कर रहा है। 40 GF का कहां पे, 5 सेंटीमीटर पे। और ये देखिए यह क्या, ये फलक्रम दिखाया है, कि फलक्रम दिखाया है कि जो बैलेंस किया गया है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किया गया है। और ये टोटल कितना होता है, 100 होता है स्केल में, 101 मीटर का स्केल यानी 100 तक होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या देखिएगा कि मीटर स्केल जो है तो उसका जो 50%, जो आधा जो होता है वहां पे वो बैलेंस होता है, 50% में उसको बैलेंस होता है ना। तो अगर 50% पे बैलेंस होता है, इसका मतलब क्या होगा, 50 रीडिंग पे जो है सो वह बैलेंस होगा, 50 रीडिंग पे वो बैलेंस होगा, उसका जो है सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सो 50 पे रहेगा, यानी कि उसका जो वेट होगा, मीटर स्केल का जो वेट होगा वो कहाँ पे, उसके सेंटर पॉइंट पे जो है सो 50 पे जो है सो उसका वेट जो है सो कंप्लीट वेट जो है उसका कहाँ पे रहेगा, 50 सेंटीमीटर पे रहेगा। आई बात समझ में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा कि देखिए यहां पे क्या दिया है हमें कि ये 5 सेंटीमीटर पे जो है तो 40 GF का फोर्स जो है सो हैंग कर रहा है, 30 सेंटीमीटर पे इसको फलक्रम है, और ये 100 सेंटीमीटर का पूरा ये रीडिंग है। तो इसका मीटर स्केल का वेट क्या होगा, मीटर स्केल का वजन क्या होगा। तो ये आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि आपका कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही जो है टॉर्क जो होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही इक्वल होता है। तो इस मीटर स्केल को अगर हम देखेंगे, यह मीटर स्केल हमें ऐसा दिखाया गया है कि ऐसा दिखाया गया है मीटर स्केल। इस मीटर स्केल में कह रहा है ये 0 है, ये 5 सेंटीमीटर पे जो है सो एक फोर्स जो है सो कितना है, 40 GF का फोर्स है, ठीक है। और इसको जो है सो फलक्रम को 30 पे जो है सो बैलेंस किया गया है, 30 पे बैलेंस किया गया है, और 100 इसका पूरा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो सेंटर पॉइंट होगा, यानी सेंटर जो होगा, मिडिल जो होगा, वहां पे इसका जो है सो वेट जो है सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में रहेगा। तो मिडिल का मतलब क्या है, 50 पे, यानी यहाँ पे तकरीबन 30 है तो यहाँ पे कुछ 50 आएगा, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है सो उसका जो है सो वेट होगा, किसका वेट होगा, मीटर स्केल का वेट 50 सेंटीमीटर पे होगा। तो अब देखिए फलक्रम से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, फलक्रम से कहां से निकालते हैं, फलक्रम से। तो ये देखिए
ये 5 पे 40 GF का है, 40 GF का लोड कहां पे 5 सेंटीमीटर पे हैंग कर रहा है। तो इस लोड का फलक्रम से जो डिस्टेंस है कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है, तो बीच का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। और फोर्स कितना है हमारा 40 GF है, तो क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 40 इंटू 25 इक्वल होगा, दोनों हम क्या बोले दोनों साइड का फोर्स इक्वल होना चाहिए होता है। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं हम जो है सो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका जो वेट है उसको F मान लेंगे, फोर्स को F ही मान लेंगे। फोर्स जो लगता है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है वेट ही है, तो F, और इसका जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 50 पे है, फलक्रम है 30 पे और वो है 50 पे, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो F इंटू 20 हो जाएगा है, F इंटू 20, तो F मतलब फोर्स, जो उसका वजन जो है वो फोर्स ही है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40 इंटू 25 एंड डिवाइड बाय 20। आई बात समझ में। तो ये देखिए, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, ये 5 से 4 टाइम्स में है, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका 10 टाइम्स में, तो 10 इंटू 5 क्या हो गया 50, F है ये, तो 50 GF हो जाएगा, ये 50 ग्राम फोर्स, 50 ग्राम फोर्स। तो जब ये वेट की बात आएगी तो 50 ग्राम हो गया, इसका क्या हो गया वेट कितना हो गया इसका 50 ग्राम हो गया, इसका वेट क्या बोलते हैं अपना इस मीटर स्केल का। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि मीटर स्केल दे दिया जाएगा, मीटर स्केल का क्या वेट है, या मीटर स्केल में एक साइड लोड लटका देगा। ये देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, यह क्वेश्चन देखिए ये इससे डिफरेंट है बट सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है कि इन गिवन फिगर 30 kg of load is at a distance of 2 meter. In given figure 30 kg of load is at a distance of 2 meter. 30 kg का जो लोड है ना वह 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस वेयर 40 kg ऑफ लोड शुड बी प्लेस्ड। तो आपको यह पूछता है कि आप यह बताइए कि 40 kg का जो लोड है ना उसको कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, ठीक है। अब देखिए 40 kg का वजन रखना अगर होगा तो इधर तो 30 kg का ऑलरेडी जो है सो लोड रखा गया है, तो जो 40 kg का जो वेट रखना होगा वह तो इस तरफ ही रखना होगा, बैलेंस करने के लिए इधर ही रखना होगा, इधर तो रखेगा नहीं, इधर ही कहीं रखेगा, ठीक है। इधर ही कहीं अगर रखेगा, इधर ही कहीं रखेगा, तो देखिए उसमें क्या कीजिएगा कि इसमें फिगर में आप क्या कीजिएगा कि जो ये फिगर दिया गया है ना, इसमें हमारे फिगर में दिया गया है कि ये लोड है हमारा ये 0, ठीक है, और 2 मीटर पे जो है सो 30 kg का जो है सो लोड है 2 मीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ पे ये फलक्रम है, यहाँ पे फलक्रम है, और आपको कह रहा है मान लीजिए कि हमने जो है सो यहाँ पे लोड लटका दिया, लोड हैंग कर दिया, कितने का लोड है वो 40 kg का लोड है। मान लीजिए कि हमने उस 40 kg के लोड को यहाँ पे हैंग कर दिया, ठीक है। फलक्रम से इसके डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर है फलक्रम से इस लोड का, ठीक है। तो हम क्या बोले थे आपको कि जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। तो इधर का जो है सो क्या हो जाएगा फोर्स यानी जो वजन है वेट जो है इंटू डिस्टेंस इक्वल टू उधर का जो है सो फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी वेट इंटू डिस्टेंस। तो इधर का देखिए क्या 30 kg है, यहाँ पे इधर 30 kg है, और कितने डिस्टेंस पे है ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो क्या हो जाएगा ये 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। आई बात समझ में। तो x क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 60 अपॉन 40, 0 0 कटा, 4 से 6 आपका कट जाएगा, 4 जा 4 टू 1.5 जो है सो 1.5 मीटर पे 1.5 मीटर पे जो है सो इसको रखना पड़ेगा। x क्या है 1.5 मीटर, यानी कि फलक्रम से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे उस 40 kg के हम लोड को रखेंगे तो ये बैलेंस रहेगा। आई बात समझ में। इस तरह के इसमें भी आप
ध्यान दोगे कि दोनों साइड का जो हमारा इक्वल होता है, तो हम फोर्स इनटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लेंगे और हमारा जो अननोन वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए एक, अब जो क्वेश्चन है वह क्या है, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन लग रहा है यहाँ, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये देखिए यह एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से यह एक ट्रक जो है ना, एक बस जो है, यह बस अटैच है, यानी कि इस स्प्रिंग को इस बस ने एक्चुअली कंप्रेस्ड करके रखा है। कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग when spring released from compression of a bus of mass 5000 gram which starts moving with velocity 2 meter per second। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि इस स्प्रिंग को, यह जो बस है ना, इसने कंप्रेस्ड करके रखा है। मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, यह इस स्प्रिंग को इस बस ने जो है ना कंप्रेस्ड करके रखा है, ठीक है, कंप्रेस्ड करके रखा है। जब बस निकल गया तो स्प्रिंग रिलीज हो गया, उसका कंप्रेशन जो है दूर हो गया, रिफ्लेक्शन आ गया उसमें स्प्रिंग में। तो बस जो जब निकल जाता है ना, तो बस जिसका वजन है 5000 ग्राम, वह 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड के इससे जो चलना चालू कर देता है बस। तो आपको कहता है कि इस स्प्रिंग का, जिस स्प्रिंग को बस ने कंप्रेस्ड करके रखा था, उस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह के केस में, इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा ना, उसमें क्या होगा कि इस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। ये हमें पता है कि एनर्जी कभी भी जो है सो लॉस नहीं होता है, सिर्फ कन्वर्ट होता है वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे इस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह इक्वल होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बस, क्योंकि बस मूवमेंट में आया। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है कि वेन एवर देर इज मोशन देर विल बी द एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो इस बस में काइनेटिक एनर्जी आया, तो बस में जितना काइनेटिक एनर्जी आया वह इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। अब देखो इसको करेंगे कैसे हम लोग, वो उस चीज को समझिए आप। देखिए हम क्या कहे आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो स्प्रिंग होगा वह क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल P डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू क्या होगा, mgh, mgh होगा। आई बात समझ में। और यह बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यह क्या होगा, किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हाँ, इक्वल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज, अब यहाँ पे mgh, हमें स्प्रिंग का तो मास नहीं पता है कि नहीं, हाइट भी नहीं पता है, कितने हाइट पे क्या है वो सब नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस जो है वह क्या होगा, 1/2 mv²। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। तो हमें पता है बस का जो मास है वो दिया गया है और बस का स्पीड भी दिया है। बट देखिए बस का मास दिया है 5000 ग्राम, आई बात समझ में, और स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए यह एसआई यूनिट में है, वेलोसिटी जो है ना वह एसआई यूनिट में है, बट यह एसआई यूनिट में नहीं है। वजन जो है ना, मास जो है वह एसआई यूनिट में नहीं है। तो हमें पहले इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। यह जो 5000 ग्राम है इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। तो 5000 में क्या होगा, 5000 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम जो है तो इसका वजन हो जाएगा, मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम इसका मास हो जाएगा और वेलोसिटी कितना है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 1/2 इंटू एम के जगह 5 इंटू 2 इंटू 2 v² यानी 2 इंटू 2। तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 5 इंटू 2 10 आ गया, 10 जूल। 10 जूल जो है हमारा इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। किसका पोटेंशियल एनर्जी, इस स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो गया, 10 जूल इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 10 जूल।
आई बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग? इसके काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अब देखिए, और ये क्या है क्वेश्चन, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल, सर्कल, उसके बाद है रोम्बस, स्केलिन ट्राइंगल एंड सिलेंडर। तो देखिए सर्कल, सर्कल मतलब गोल, ये जैसे ये रिंग है, ये रिंग क्या है, सर्कल ही हो गया रिंग। रिंग, तो जो रिंग है, रिंग का जो है, रिंग का जो होता है, रिंग का जो होता है ना, रिंग का जो सेंटर ऑफ ये ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बीच में होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होता है रिंग का, ठीक है। दूसरा आपको क्या कहता है, रोम्बस, रोम्बस जो है क्या होगा, रोम्बस लाइक स्क्वायर होता है कि नहीं, लाइक स्क्वायर होता है। तो रोम्बस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ जो डायगोनल्स होता है ना रोम्बस का, वहां पे उसका जो है सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये देखिए, ये रहा इसका एक डायगोनल, ये रहा इसका दूसरा डायगोनल, तो यह इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है आपको, स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल का मतलब वैसा ट्राइंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होगा, ये देखिए, यह हमने मान लीजिए ट्राइंगल ले लिया, ऐसा हमने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो स्केलिन ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं, जहां पे कि तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर मिलते हैं। अब देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे मान ली, यहां पे ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर इस साइड से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे ड्रॉ किया, और इस साइड से परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। तो यह तीनों जो परपेंडिकुलर है यहां पे मिल रहा है अगर, तो यह जो है ना, यह सी, यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है, यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये यहां पे स्केलिन ट्रायंगल का। आई बात समझ में? उसके बाद क्या कह रहा है, सिलेंडर कह रहा है। तो सिलेंडर का क्या होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना उसके एक्सिस का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस, वहां पे सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे देखिए, यह रहा सिलेंडर, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है कि नहीं, कुछ ऐसा होता है सिलेंडर, हाँ, यू होता है सिलेंडर। तो यह इसका जो है तो एक एक्सिस हो गया, यह दूसरा एक्सिस हो गया, तो यह जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे जो है सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस, जहां पे दोनों एक्सिस जो है सो इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आई बात समझ में? तो यह जो था आपका वर्क फोर्स, वर्क एनर्जी, फोर्स, है ना, ये सब जो है जो तीन चैप्टर है उनमें से इस टाइप के, सॉरी, इस टाइप के जो है ना क्वेश्चन जो है सो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बट ये तो आपके न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन हो गए। बाकी थ्योरेटिकल जो है ना, जो डिफिनेशंस हैं, जो थ्योरी के अंदर में आते हैं, जो डिफिनेशन वगैरह है ना, वो डिफिनेशन वगैरह जो है सो आपको याद करना होगा। एक बार सारे डिफिनेशंस को जो है सो आप जरूर याद कर लीजिए, कि जैसे पूछा आपको कि वर्क का डिफिनेशन पूछ दिया, फोर्स का डिफिनेशन पूछ दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ दिया, है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पूछ दिया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि हर पॉइंट पे एनर्जी जो है ना फिक्स होता है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, जो mgh होता है हर पॉइंट पे, वो एक्सप्रेशन जो है सो वो आप जो है सो निकालने का जो है सो देख लीजिएगा। वह जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हर पॉइंट पे एनर्जी जो है सो सेम होता है। पोटेंशियल mgh होता है हर पॉइंट पे, टॉप ऑफ द टॉप पे, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे और ग्राउंड पे, हर जगह mgh होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये कुछ थे जो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स है आपके, उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उनका एक छोटा सा जो है ओवरव्यू था, ठीक है। अब देखिए, और आपको बता देता हूं और क्या क्या आ सकते हैं, किस टाइप के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को।
और किस टाइप के, देखिए अब हम लोग जो है ना थोड़ा लाइट चैप्टर्स का भी देख लेते हैं। लाइट चैप्टर्स के किस टाइप के जैसे सवाल आ सकते हैं लाइट के। आपका जैसे हो गया आपका लेंस के ऊपर है, प्रिज्म के ऊपर है, लेंस के ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, रिफ्रैक्शन आपका है कि नहीं, वो किस किस टाइप के जैसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लाइट का देख लेता हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा देखिए, ये एनर्जी वाला जो सवाल था ना, उसमें आपको एक और चीज पूछ सकता है। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्या है, आपको जो है ना ऐसा दे देगा कि एक सिंपल पेंडुलम दे देगा। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम ऐसा लटका हुआ है, आई बात समझे। यह सिंपल पेंडुलम यहाँ पे मान लीजिए आया, इस पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, इस पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम है ना। यह जो पोजीशन होता है ना, यह क्या होता है, मीन पोजीशन होता है। यह पोजीशन क्या होता है, हमारा मीन पोजीशन होता है। और यह जो दो है, यह एक्सट्रीम पोजीशन होता है। यह एक्सट्रीम पोजीशन होता है हमारा सिंपल पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन। और यह भी जो है सो सिंपल पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन होता है। यह दो एक्सट्रीम पोजीशन होता है कि नहीं। अब देखो मीन पोजीशन जो होता है आपका, मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वह जीरो होता है। यहाँ पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। मीन पोजीशन पे हमेशा जो है सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है सो वह जीरो होता है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना, काइनेटिक एनर्जी वह इक्वल होगा mgh के। किसके, mgh के। देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है सो उसके तहत है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होता है वन फॉर्म टू अनदर, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो यहाँ मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना वह इक्वल टू हो जाता है mgh के। बाकी इन एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वह क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो आपको क्या पूछ सकता है, मान लो आपको कहेगा कि जो है सो एक सिंपल पेंडुलम है। हाँ, सिंपल पेंडुलम है, उसका मास मान लीजिए कि 0.2 kg है। कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका मास मान लीजिए कहेगा कि 0.2 kg है। ठीक है, वह जो है ना, वह जो है सो 10 मीटर पर सेकेंड जो है सो उसका वेलोसिटी जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वह जो है सो क्या कर रही है, वह ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको कहेगा कि यह जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, यह जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है। इसका डिस्टेंस जो है सो 5 मीटर है मीन पोजीशन से। ये यहाँ पे जो हाइट है, यह 5 मीटर की ऊंचाई पे है, ऐसा। ठीक है, तो इस केस में आपको कहेगा कि इसके जो है सो एनर्जी क्या होंगे वो बताइए। तो इस केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस केस में जो है सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन में हमने बताया आपको काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा एक्सट्रीम केस में, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होगा। आई बात समझ में, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होगा। mgh का मतलब क्या है, m आपका 0.2 हो जाएगा, और g का वैल्यू अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप 10 ले लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 इंटू जो है सो ये हो गया आपका v। वेलोसिटी भी 10 मीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसको हटाइएगा आप यहाँ पे, तो 10 हो गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 10 इंटू 2 क्या हो गया, 20 जो है सो जूल हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया इस एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, 20 जूल। तो इस टाइप का भी जो है ना वर्क एनर्जी से जो है सो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल पेंडुलम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का जो पूछा जाएगा। तो इसका कंसेप्ट यही है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी mgh, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो आप वो फॉर्मूला पे बिठा देना mgh पे, तो आपको जैसे निकल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है सो अलग अलग टाइप के जो है सो क्वेश्चन जो है सो आपको पूछे जाएंगे। बट मेन चीज क्या है कि आप धैर्य पूर्वक जो है सो उसको सोचना कि हम इसमें क्या कंसेप्ट लगाएं। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप इजीली जो है सो उसको सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, देखो
जो जैसा मैंने कहा कि लाइट का चैप्टर का देख लेते हैं। देखो लाइट चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि ए 6 सेंटीमीटर tall, a 6 centimeter tall object, a 6 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis, perpendicular to principal axis of a convex lens of a convex lens of focal length 25 centimeter, of focal length 25 centimeter. The distance of object from lens is 40 centimeter, हाँ। तो आपको क्या कहता है, डिटरमाइन पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। यानी आपको क्या कह रहा है कि पोजीशन निकालने के लिए कहता है और साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए कहता है। इसमें कि जब एक कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक जो है सो 6 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट रखा गया हो, कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही रखा गया हो, तो फोकल लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। एक बात हमेशा ध्यान में रखना मेरी आप, कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखिए ये कन्वर्जिंग है ना। यह मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यह क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस है। तो अगर ये यहां से गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे गया तो वह कहां से गुजरेगा, इधर से गुजरेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए, और मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से आपने क्रॉस कराया इसको, तो यहाँ पे निकला, ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजरती है जो रे, वह उसी रास्ते वापस आती है। तो उसी रास्ते वापस आती है, तो देखिए इमेज जो है जो किधर बन रहा है, वह राइट साइड में बन रहा है, और लेकिन नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है, बट इसका फोकल लेंथ देखिए, वो फोकल लेंथ से हमें गुजर रही है, तो फोकल लेंथ किधर है, राइट साइड में आता है। तो राइट साइड में पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में जानते हैं ना कि ओरिजिन के लेफ्ट में जो है सो निगेटिव, राइट में पॉजिटिव, उसी तरह आप इसके इस एपरेचर को, इस लेंस के एपरेचर को मान लीजिए कि ओरिजिन है, हाँ, तो उसके इधर लेफ्ट में निगेटिव वैल्यू होगा, राइट में पॉजिटिव वैल्यू होगा। आई बात समझ में। तो कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा, ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या दिया गया है, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है कि 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी हाइट जो है, हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया है कि ऑब्जेक्ट का जो है ना डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से जो है डिनोट करते हैं, यानी यू जो है हमारा कितना है, 40 सेंटीमीटर। बट ऑब्जेक्ट कभी भी आप लेंस के सामने ना रखोगे, तो लेंस के सामने यानी लेंस के लेफ्ट में रखोगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। तो -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है हमारा, 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमें मालूम है लेंस का फॉर्मूला, हमें मालूम है क्या होता है कि 1/v - 1/u = 1/f है ना।
v का मतलब क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। तो 1/v जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, u 1/u हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/f हो जाएगा। और 1/u, u का वैल्यू क्या है -40 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/-40 और प्लस f का वैल्यू क्या है 25 है, f का वैल्यू 25 है, तो 1/25 हो जाएगा यह। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 25 और 40 का। तो 25 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा क्या, 25 और 40, 5 इंटू 5, 5 8, ठीक है, 8 5 जब 40 एंड 40 इंटू 5, तो 200। 200 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो 40 से जो है सो ये कितनी बार में, 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और यह जो है सो आपका 25 से जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। ठीक है, तो -5 एंड +8, तो क्या हो गया ये हमारा +3/200 हो गया, 3/200। तो v जो है हमारा, v क्या हो जाएगा हमारा 200 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3 6 18 और 2 66.6 सेंटीमीटर मान लो आप, है ना। आई बात समझ में, हाँ ठीक है, सही किया है ना। ठीक है, तो v क्या निकला हमारा 66.6 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालने के लिए कहता है, डिटरमाइन द पोजीशन। तो पोजीशन क्या हुआ 66.6 सेंटीमीटर। हाँ लेकिन ये निगेटिव है ना, नहीं पॉजिटिव है, 66.6 सेंटीमीटर राइट साइड में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव। तो इमेज कहां बनेगा, 66.67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या कहता है निकालने के लिए, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज यानी हमें क्या निकालना होगा, मैग्निफिकेशन निकालना होगा। कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है m। मैग्निफिकेशन आपको मालूम है ना कि m इक्वल टू क्या होता है, v/u। m इक्वल टू v/u। तो v का वैल्यू हमारा कितना आया है 66.6। ठीक है, डिवाइड बाय u, u कितना है हमारा 40 है, u 40 है ना, u 40 है, -40। ठीक है, तो ये इसको आप जो है सो ये कीजिएगा। हाँ अब देखिए, अब यही चीज क्या होता है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, है कि नहीं। तो इमेज का हाइट तो हमें मालूम नहीं है, बट ऑब्जेक्ट का हाइट हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट हाइट कितना है 6 है, ऑब्जेक्ट का हाइट 6 है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे दोनों को। तो 66.6 डिवाइड बाय, ऊपर माइनस ले लेता हूं 40, इक्वल टू h-/6। तो h' जो है इमेज का जो हाइट हो जाएगा, h' क्या हो जाएगा 66.6 इंटू 6 डिवाइड बाय 40। ठीक है, ये जीरो हटा दीजिए, तो यहाँ एक जीरो लगा दीजिए, ये 2 से कटेगा, 2 3 या 6, और ये 2 से 200 टाइम्स में, और ये 2 से ही कटेगा 3 3 3, और ये 2 से कटेगा 100 टाइम्स में। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो है कितना हो गया आपका -999/100। ठीक है, 100 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, ये लगभग जो है सो आएगा आपका 9.9। ठीक है, 9.9। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इमेज का हाइट हो गया, इमेज का हाइट। बट ये निगेटिव इसलिए आया क्योंकि यह क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा हमारा इमेज जो है सो नीचे बनेगा, यानी क्या इन्वर्टेड बनेगा, इसके लिए निगेटिव आया। इमेज का हाइट निगेटिव आया, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर एरेक्ट इमेज बनेगा तो हमारा प्लस आएगा समझ में, एरेक्ट मतलब ऊपर बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो है सो क्वेश्चन जो है सो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है सो लेंस जो है सो, लेंस से जो है सो इस तरह का जो है सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब दूसरा जो चीज होता है ना आपका प्रिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछेगा वो
मोस्टली जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मालूम है ना आपको, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है होगा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तब उस केस में उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल करते हैं। आई बात समझ में, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के केस में क्या होता है कि एक तो क्या है आपका कि जो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब हमारा जो है सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल करते हैं। तो आपको उससे रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन पूछेगा प्रिज्म में, उसी से रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और प्रिज्म का एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इक्वेशंस है ना उसके, एंगल ऑफ प्रिज्म के, एंगल ऑफ प्रिज्म के, एंगल ऑफ डेविएशंस के, वो इक्वेशन जो है सो निकालने के लिए जो है सो डिराइव करने के लिए बहुत बार आता है। तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए कि हम कैसे जो है सो उस इक्वेशन को जो है सो डिराइव करेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी जो है सो आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे उसको डिराइव किया जाता है। आप बस वो रिवाइज कर लो कि कैसे हम उसको डिराइव करेंगे उस इक्वेशन को, ठीक है। तो वो अगर आपको मालूम रहेगा तो आपको जो है सो इजी वे में आप जो है सो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक हम जो है सो प्रिज्म का, प्रिज्म से रिलेटेड जो है सो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, देखता हूं मेरे पास क्या क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है आपको, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कह रहा है क्या, यह एक राइट एंगल प्रिज्म है, ठीक है, यह एक राइट एंगल प्रिज्म है, यह एक राइट एंगल प्रिज्म है, ठीक है। यहां पे बता रहा है कि यह एक रे ऑफ लाइट है, यह एक रे ऑफ लाइट है, यह इधर गया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जो है सो नॉर्मल बनाया हुआ है, और ये कह रहा है क्या कि यह जो एंगल है ना, यह एंगल जो है यह 60 डिग्री है, यह एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि प्रिज्म का जो है ना एंगल सी बताइए क्या है ना, क्या कहेगा, यह एक राइट एंगल है। ये देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कैसे आएगा कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल प्रिज्म, हाँ, तो फाइंड एंगल सी ऑफ प्रिज्म, एंगल सी ऑफ प्रिज्म। यह एंगल निकालने के लिए कहता है कि एंगल सी जो है हमारा क्या होगा, यह एंगल सी जो है क्या होगा, ठीक है। तो यह अगर राइट एंगल प्रिज्म है तो यह तो 90 डिग्री होगा, यह फिक्स है, यह 90 है, यह वाला भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, यह बता रहा है कि यहाँ पे यह जो एंगल है ना, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, यह रे है, यह इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह 60 डिग्री है। तो यह नॉर्मल है अगर, तो यह पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, यह पूरा एंगल 90 होगा। तो यह अगर 60 है तो यह ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यह ऊपर वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यह ऊपर वाला 30 हो जाएगा तो इस ट्राइंगल में देखिए, यह 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, यह एंगल मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ रहे, यह एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल एबीसी को अगर आप देखते हैं तो यह एंगल जो है 60 डिग्री है, यह 90 डिग्री है। तो एंगल जो सी है वो क्या होगा, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 जो है हमारा हो गया 150, है ना। तो 180 से आप 150 को अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो यानी एंगल सी जो है ना वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी ऑफ प्रिज्म जो है कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री विल बी द एंगल सी ऑफ दिस एबीसी प्रिज्म। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को समझ के निकाल सकते हो। आपको पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, आपको अभी क्या है दूसरा क्वेश्चन और,
अब देखिए एक और राइट एंगल प्रिज्म है, यह देखिए यह एक राइट एंगल प्रिज्म है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यह है 60, यह है 60 डिग्री और यह है 30 डिग्री, ठीक है। एक जो है रे इंसिडेंट हो रहा है ये 90 डिग्री पे, यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रहा है 90 डिग्री पे, यह रे 90 पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर यह रे 90 पे इंसिडेंट हो रहा है तो यह सीधा इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, यह सीधा या ऐसा स्ट्रेट यह रे यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, यह रे यहाँ इंसिडेंट हुआ है तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा कि यह रे जो है सो आखिर किस एंगल पे इंसिडेंट किया प्रिज्म के इस फेस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल बना लेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल को देखिए, यह जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस इंसिडेंट रे की वजह से जो ट्राइंगल बन रहा है वो देखिए, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 60 ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला जो है तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह एक नॉर्मल है, नॉर्मल जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये पूरा जो एंगल है वह 90 डिग्री होगा, यह पूरा एंगल 90 होगा, तो यह 30 डिग्री है, तो यह बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ, यह 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल होता है, प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल होता है वह कितना होता है, 42 डिग्री होता है। आई बात समझ में। और हम अभी बताएं आपको कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ना, तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यह क्या होगा, अब यहाँ पे वही बात बन गई कि जो है सो 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता है प्रिज्म का, बट यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री अगर बन रहा है तो क्या होगा, यह रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इधर बाहर तो नहीं निकलेगा, यह क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यह रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यह यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो देखिए यह रिफ्लेक्ट किया, तो अगर रिफ्लेक्ट किया तो हमें मालूम है एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या मालूम है कि जो है सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सो इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 होगा। अब देखिए यहां पे देखिए यह जो एंगल है ना बेटा, यह नॉर्मल के साथ यह जो एंगल बन रहा है यहां तक इस नॉर्मल तक जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। और यह देखिए यह स्ट्रेट लाइन है, यह एक स्ट्रेट लाइन है, तो यह जो है यह पूरा जो है सो लीनियर पेयर होगा, स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है लीनियर पेयर 180 बनता है। तो अगर यह 90 है, ये वाला यहां से यहां तक अगर 90 है तो यहां से यहां तक भी 90 होगा, उस 90 में से यह 60 डिग्री है, यह हमारा 60 डिग्री अगर आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यह कितना आ जाएगा, यह 30 डिग्री आ जाएगा। 90 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यह 30 डिग्री आ गया, यह 30 डिग्री आ गया, 60 हो गया। तो यह जो ट्राइंगल बन रहा है, यह वाला जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इस ट्राइंगल के हिसाब से यह 30, तो यह जो टोटल एंगल होगा, यह टोटल एंगल तो 120 हो जाएगा ना, यह टोटल एंगल तो 120 हो जाएगा ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यह एंगल 120 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो देखो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वह 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री बनेगा, सॉरी ये नॉर्मल ये 90 डिग्री बनेगा, यह 120 है, तो यह 120 है, तो यह जो एंगल बचेगा वह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। यह 90 है और यह 120 है, ये टोटल जो है तो 120 है, यह 120 है, यहाँ पे इस ट्रायंगल का यह 120 है, और यह नॉर्मल हमने बनाया तो नॉर्मल जो है तो हमारा वो 90 डिग्री है, नॉर्मल 90 डिग्री है, और ये टोटल 120 है। नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होता है ना, नॉर्मल जो है तो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। आई बात समझ में, एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा क्लियर बना दूं। हाँ,
ये 120 है, यह जो है यह नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री बनाता है, नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है। तो 90 और ये 120 है, तो 120 से 90 अगर माइनस हो जाएगा तो यह जो एंगल है, यह एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यह 30 डिग्री जो है उस 42 डिग्री से छोटा है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तब रिफ्रैक्शन होता है। और यह देखिए, यह एक ग्लास प्रिज्म है। ग्लास प्रिज्म क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम से अब ये एयर में जाएगा, यानी रेयरर मीडियम में जाएगा, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यह रे जो है सो ऐसा निकल के ऐसा चला जाएगा, यह रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यह जो है सो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। आई बात समझ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से हम फिगर को जो है सो ड्रॉ करके, फिगर में जो है ना, हमको पहला उद्देश्य क्या रहेगा हमारा, ये देखने का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। आगे के जो और कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, कि और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस, वो मैं जो है सो कल जो है सो आप लोगों को कल के क्लास में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी जो है सो इन क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम रह गया, 4 मार्च को आपका फिजिक्स है। इसके बीच के जो भी पेपर है उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि 4 मार्च को आपका फिजिक्स है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपकी एग्जाम अच्छे जाए, अच्छे नंबर लाएं, यही मेरी जो है शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, आप सबों को जो है सो, आप सबों का दिन शुभ हो, आप सबों को मेरी सारी शुभकामनाएं। चलो, बाय बाय।